इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप CHSL 2023 के थ्रू कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद कौन कौन से फॉर्म होते हैं जो आपको भरने ज़रूरी हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आपको नहीं बताते हैं कि आपके लिए ये फॉर्म ज़रूरी है और आपको नहीं पता रहता है, बहुत दिन बाद आपको मालूम चलता है। तो इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं कि ज्वाइन करते ही आप जो मैं वीडियोस में फॉर्म बता रहा हूँ आप उनके लिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपके लिए रहता है और ये कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग में अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप स्टार्टिंग से बनवा के रखते हो तो आपके लिए वो यूज़फुल रहेगा। ये कंप्लीट आर्टिकल मैं ट्विटर पे पोस्ट कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ट्विटर प्रोफाइल के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप एक बार पूरा देख लीजिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा अपने पास। कई लोग ऐसे हैं कि वीडियोस को स्किप करते हैं तो काम की इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है, या कई लोगों को वीडियोस में मतलब साउंड का रहता है, तो इसलिए मैंने कंप्लीट ये पोस्ट करा हुआ है। वहाँ पर आप अपना रिव्यू भी डाल सकते हैं कि आपको कैसा लगा आर्टिकल पसंद आया तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मैं डेली जो भी काम की इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पूरे सर्विस में कहीं ना कहीं वो ज़रूरत पड़ेगी आपके लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैं पोस्ट करता रहूँगा। साथ ही साथ SSC से रिलेटेड जितने भी अपडेट रहेंगे वहाँ पर आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि AFHQ आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर 2023 CHSL का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ईमेल कैंडिडेट्स को आया हुआ है। अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ है और आपको भी मेल आया हुआ है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आगे का प्रोसीजर रहने वाला है। 28 तारीख को जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको, मैं बहुत जल्दी इस पर वीडियो लेके आ रहा हूँ। आर्टिकल भी पोस्ट कर दूंगा मैं ट्विटर पे। मैं आपसे फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ट्विटर पे फॉलो करके रखिएगा और अपडेटेड रहिएगा ताकि कोई चीज़ आपका मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जब आप ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट को, तो कुछ फॉर्म होते हैं जो आपको अप्लाई करने होंगे, या यूँ कहें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवाने पड़ेंगे। तो इनमें जो सबसे ज़रूरी या सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, आप CHSL में जितने भी लोग हैं वो है आपके लिए इंटीमेशन फॉर्म। आप में से मैक्सिमम लोग CGL की तरफ फोकस कर रहे हैं और CGL ज्वाइन करेंगे, तो ये डिपार्टमेंट छोड़ने के लिए आपको NOC की ज़रूरत पड़ती है। NOC तभी मिलता है जब आप डिपार्टमेंट को ये बताए रहोगे कि आपका ये एग्ज़ाम आगे लगा हुआ है या आपने इन एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे हुए। उसको बताने के लिए एक इंटीमेशन फॉर्म होता है, आपको डिपार्टमेंट में बताना पड़ेगा, या फिर जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी वो सेक्शन जो ज्वाइनिंग करवाता है, इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन या एडमिन सेक्शन, उनसे आप फॉर्म मांग लेंगे इंटीमेशन वाला, और आप उसमें बता दीजिएगा कि आपने ये एग्ज़ाम के फॉर्म भर रखे या इसकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है। जब आप उनको बता देंगे तो जब आपका अगर आगे का मेंस का एग्ज़ाम आता है या फिर Tier 1 का एग्ज़ाम आता है तो आपको एग्ज़ाम जाने से वो देने से नहीं रोक सकते। अगर आप नहीं बताओगे तो हो सकता है कि उस टाइम पर आपकी ट्रेनिंग लग जाए, या कोई मान लो अगर आप इनकम टैक्स में हो, अभी मार्च एंडिंग होने वाला, तो उस टाइम पर छुट्टियां नहीं दी जाती है तो छुट्टी देने में दिक्कत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट को बताए रहोगे तो आपको NOC मिल जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी। और अगर आप रिज़ाइन करते हैं, यहाँ से छोड़ते भी हैं, तो आपको टेक्निकल रिज़ाइन मिलता है, जिससे कि आपका जो छुट्टियाँ बची रहती हैं, आपके जितने भी पुरानी सर्विस के बेनिफिट्स है वो दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इंटीमेशन फॉर्म। दूसरी चीज़ है जो वो आपके लिए वो है CGHS कार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। आप जितने लोग भी ज्वाइन करेंगे CHSL 2023 की पोस्ट, उसमें से आप मैक्सिमम की पोस्टिंग Y और Z सिटी के अंदर आएगी। वहाँ पर CGHS आपके इम्पैनल डिस्पेंसरी होती है, तो उसके लिए एक कार्ड बनता है आपको, और वो जो कार्ड बनता है आप और आप पे जो डिपेंडेंट लोग हैं वो उसके बेनिफिशियरी रहते हैं। उसके लिए क्या तरीका होता है, अपने जो डिपेंडेंट है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो कार्ड अप्लाई कर दीजिएगा, उसको बन के आने में टाइम लगता है, कई बार 3-4 महीने लग जाते हैं। वो कार्ड जब बन के आता है तो आप कहीं पर भी जो भी CGHS वाले आपके इम्पैनल हॉस्पिटल है वहाँ जाके दिखा सकते हैं, और जो भी आपका बिल बनता है वो डिपार्टमेंट को दे करके उससे रिम्बर्स करवा सकते हैं। तो आपका मेडिकल में यार एक बहुत बड़ा वो रहता है। अभी चलो आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आप पर डिपेंडेंट है अगर उनके साथ कोई दिक्कत है या आगे इन फ्यूचर कोई दिक्कत आपके साथ आ जाती है तो ये मेडिकल का ज़रूरी है, बिकॉज आपकी सैलरी के पहले महीने से ही आपके CGHS का डिडक्शन होना चालू हो जाता है। जब पैसे 250 रुपये महीने कट रहे हैं आपके, तो क्यों ना आप इसको बनवा लें। अगला जो फॉर्म भरिएगा वो NPS न्यू पेंशन स्कीम। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम से लोग गवर्न होते थे 2006 से पहले, अब 2006 के बाद आपका न्यू पेंशन स्कीम है। आप सभी लोग जो भी ज्वाइन करेंगे वो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आएंगे। NPS का फॉर्म भरने में कई लोग बहुत देरी करते हैं कि चलो अभी मैं पूरी सैलरी मिल रही है। जो भी आपका बेसिक होता है उसका 10% आपके अकाउंट से काटा जाता है, आपकी सैलरी में से काटा जाता है, और 14% गवर्नमेंट देती है, और वो आपके NPS खाते में जमा होता है। जब आप रिटायर होंगे
तो रिटायरमेंट का जो पैसा मिलता है वो यही होता है। एनपीएस का रूल ये कहता है कि अगर कोई नया कैंडिडेट ज्वाइन करता है तो उसको 3 महीने तक का रिलैक्सेशन रहता है। 3 महीने से ज़्यादा अगर आप लेट करेंगे, आप मान लो 6 महीने 7 महीने बाद बनवाते हैं, तो 3 महीने के बाद का जो भी आपका टाइम होगा उसका सबका डिडक्शन एक साथ वो कर लेते हैं, तो आपका हैवी डिडक्शन हो जाएगा। तो हो सकता है कि अगर आप 7-8 महीने बाद बनवाते हैं तो आपका बल्क अमाउंट कट जाए, इसीलिए आप पहले से ही अप्लाई कर दीजिएगा, ये बेटर रहता है आपके लिए। और एनपीएस का जो पैसा रहता है, जब आप ट्रांसफ़र किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे या फिर आप जॉब छोड़ते भी हैं तो वो पैसा आपका सेफ रहता है, वो आपका अलग एनएसडीएल उसको हैंडल करती है। और अगर आप नए डिपार्टमेंट में जाओगे तो वही प्रैन अकाउंट, वो एनपीएस का जो अकाउंट है वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है और पैसे वहाँ से नए डिपार्टमेंट से उसमें आना चालू हो जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें से पैसे फ्रीक्वेंट नहीं निकाले जाते, 4 बार ही निकाल सकते हो पूरे सर्विस में, लेकिन वो बढ़िया भी रहता है क्योंकि एज अ फ्यूचर अगर आप देखोगे तो वो बड़ा अमाउंट होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए काफ़ी कुछ हेल्प करता है। डिपार्टमेंट आईडी के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप नई जगह पर जाओगे, नए शहर में जाओगे रूम लेने के लिए या फिर कहीं गैस के कनेक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए, इंटरनेट कनेक्शन या कुछ अलग आप प्रूफ देना चाहते हो, वो बहुत जगह पर काम आता है। आप ट्रैवल भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ट्रैवल करते हो, कहीं रोड पे पुलिस चेकिंग में पकड़ लिए, तो यार एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रहता है आपका, तो आप अपने डिपार्टमेंट का आईडी कार्ड जरूर बनवा लीजिएगा। अगर डिपार्टमेंट इशू नहीं करता होगा तब भी आप एक सिंपल पेपर पे ले लीजिएगा, स्टैंप लगवा करके, सील लगवा करके अपने पास कैरी करिएगा, बिकॉज कहीं कोई दिक्कत अगर ऐसी आती है तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहती है। अगर आपका डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के थ्रू क्वार्टर अवेलेबल होते हैं और अगर आप क्वार्टर लेना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग में जाते ही आप क्वार्टर के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। क्वार्टर का अलॉटमेंट हर महीने के आखिरी में होता है। अगर आपका क्वार्टर अवेल होगा, खाली होगा, तो आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर आपकी मिनिस्ट्री क्वार्टर अलॉट नहीं करती है या उनके खुद के आवास नहीं है, क्वार्टर नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का एक ई संपदा करके पोर्टल रहता है। ई संपदा के थ्रू आप गवर्नमेंट क्वार्टर कैसे ले सकते हो। सीपीडब्ल्यूडी के गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं, बहुत कम लोगों को ये पता होगा, और मैक्सिमम ये वाई और जेड सिटी के अंदर होता है। आप सभी लोग इंटाइटल्ड हो जो भी सीएचएसएल से ज्वाइन करोगे, एमटीएस से, सीजीएल से, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके डिपार्टमेंट का ही वो क्वार्टर होगा, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बना के दिए जाते हैं। और उसका तरीका क्या होता है मैं एक सेपरेट वीडियो में कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन उसके अप्लाई करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया ये कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। जब पहले महीने की सैलरी आ जाएगी, सैलरी स्लिप आपकी आ जाती है, तब आप अप्लाई कर पाओगे। पूरा प्रोसीजर मैं बहुत जल्दी डिटेल में बता दूंगा। क्वार्टर बहुत अच्छे होते हैं पर सीएजी के एम्प्लॉय, बाकी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए ही रहता है, आप पाओगे वहाँ पर, और सुविधाएं आपको सारी अच्छी मिलती है। तो ये यही रहता है। अगर आप चाहते हो अप्लाई करने के लिए तो यूट्यूब पर और ट्विटर पे फॉलो करके रखिएगा, जल्दी इस पर वीडियो आ रहा है। अगली चीज़, जो आपके डिपेंडेंट है उनका नाम आप सर्विस बुक में ऐड करवा दीजिएगा। या डिपेंडेंट कौन होते हैं, अगर आपके मदर फादर की सरकारी नौकरी नहीं है, सिंपल सा मैं बताऊँ तो, और अगर बहन है जो अनमैरिड है, उनकी एक एज का क्राइटेरिया है, और भाई अगर पढ़ाई कर रहा होता है तो ये आप पर डिपेंडेंट होंगे, और इनका नाम आप अपनी सर्विस बुक में ऐड करवा देंगे। सर्विस बुक में ऐड कराने से सब अभी जो बेनिफिट मिल पाएगा आपको वो मेडिकल के लिए होगा, कि अगर उनका आप कोई मेडिकल का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आप एज अ रिम्बर्समेंट ले सकते हो। आप एलटीसी पे कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो उन पूरे परिवार के लोगों का जो टिकट आने और जाने का रहता है वो डिपार्टमेंट देता है। एलटीसी का क्या तरीका होता है वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी फैमिली डिटेल ऐड करवा दीजिएगा। जो लोग मैरिड होंगे, ध्यान सुनिएगा, मैरिड लोग अपना फैमिली डिटेल कंबाइंड फोटो सबकी फ़ोटो लगती है वहाँ पर, अपने बच्चे की डिटेल वो ऐड करवा दीजिएगा। बिकॉज अगर आप CEA लेते हो, मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 27,000 मिलता है साल का, तो वो आपको तभी मिल पाएगा जब आप अपनी फैमिली डिटेल वहाँ पर ऐड करवाओगे। वाइफ का अगर कोई ट्रीटमेंट करवाओगे तो आपको रिम्बर्समेंट तभी मिलेगा जब उनकी डिटेल वहाँ पर फीड होगी। तो अपने सर्विस बुक में फैमिली डिटेल या कहो तो डिपेंडेंट जो भी होंगे उनके नाम आप जरूर ऐड करवा दीजिएगा। एक बैंक अकाउंट का आपका ज़रूरत पड़ता है जब सैलरी आपको रहेगी। जैसे ज्वाइन करोगे तो आपको एक कैंसिल चेक देना होता है। जनरली क्या, आप UPI का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने अगर अकाउंट खुलवाया भी होगा तो चेक बुक नहीं लिया होगा, तो आप अभी से चेक बुक एक इशू करा लीजिएगा। ज्वाइनिंग के टाइम पर भी एक कैंसिल चेक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कैंसिल चेक नहीं है तो आप पासबुक, अगर आपके पास होगा, पासबुक बहुत लोगों के पास हो सकता नहीं होगा, तो उस पर भी सील लगवा करके फ़ोटो पर आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आप अभी से रेडी करके रखिएगा। बेटर रहता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं सरकारी बैंक में ही खाता हो तो बेटर है। सेविंग या करंट अकाउंट कोई भी खुलवा सकते हैं आप। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको, ट्विटर पे जो मैंने पोस्ट करा हुआ है वो आर्टिकल कैसा है, ये सब कुछ रिव्यू आप ज़रूर दीजिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा आप जो ट्विटर पे पोस्ट होगा, और यूट्यूब कमेंट में भी आप लिखिएगा
जो भी आपके सवाल है, जो आपके रेगुलर वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं पोस्ट को लेकर के, बहुत जल्दी, थोड़ा घर में कुछ फंक्शंस था, इस वजह से मैं आपका रेगुलर नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं रेगुलर रहूँगा। कोई भी डाउट आप लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा इनका रिप्लाई करने के लिए।